Good morning, students. Myself, Nishu Bansal, Associate Professor in Commerce, MDSD Girls College, Ambala City. आज मैं आपके साथ जो टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट जहाँ पे शेयर्स को पहली बार इशू किया जाता है, जहाँ पर कंपनी नई सिक्योरिटीज को इशू करती है। ये स्टॉक भी हो सकते हैं, बॉन्ड्स भी हो सकते हैं और डिबेंचर भी हो सकते हैं। तो जब कंपनी इनको फर्स्ट टाइम इशू करती है उस मार्केट को हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं। इस मार्केट को कई बार न्यू इशू मार्केट भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं प्राइमरी मार्केट के फीचर्स की। सबसे पहले रिलेटेड विद न्यू इशू। प्राइमरी मार्केट न्यू इशू से रिलेटेड है। न्यू इशू ऑफ व्हाट? न्यू इशू ऑफ शेयर्स, stock and bonds. Secondly, no fixed geographical place. प्राइमरी मार्केट का कोई फिक्स ज्योग्राफिकल प्लेस नहीं है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि प्राइमरी मार्केट यहाँ पे है। जैसे कि दिल्ली में पालिका बाजार बताना हो तो हम बता सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि प्राइमरी मार्केट कहाँ पे है। नेक्स्ट, वेरियस मेथड्स ऑफ रेजिंग कैपिटल। प्राइमरी मार्केट में कैपिटल को रेज करने के तरीके बहुत हैं, जैसे कि इनिशियल पब्लिक ऑफर, राइट शेयर्स, बोनस इशू, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, प्राइवेट प्लेसमेंट, एक्सेट्रा। इट कम्स बिफोर सेकेंडरी मार्केट। पहले कंपनी शेयर इशू करती है, शेयर होल्डर उसमें अप्लाई करते हैं, शेयर उन्हें अलॉट किए जाते हैं, उसके बाद वो शेयर मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं। शेयर अलॉटमेंट तक का कार्य प्राइमरी मार्केट में किया जाता है। शेयर ट्रेडिंग जो है वो सेकेंडरी मार्केट में होती है। तो प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट से पहले आती है। कंट्रोल ऑफ सेबी। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। प्राइमरी मार्केट पर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मीन्स सेबी का कंट्रोल है। वह सिक्योरिटीज के सेल परचेज से रिलेटेड कार्यों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। मनी रेज्ड फ्रॉम प्राइमरी इशू आर जनरली यूज्ड फॉर सेटिंग अप फॉर न्यू बिजनेस और एक्सपेंशन। प्राइमरी मार्केट में जो मनी जनरेट किया जाता है वो ज़्यादातर नए बिजनेस को सेटअप करने के लिए या उसे एक्सपैंड करने के लिए किया जाता है। कभी कभार कंपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भी शेयर इशू करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लेयर्स इन प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में डिफरेंट प्लेयर्स हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मर्चेंट बैंकर्स की। मर्चेंट बैंकर्स आर द बैंकर्स, और ये एक कंपनी भी हो सकते हैं। ये इश्यूर कंपनी की हेल्प करते हैं। इश्यूर कंपनी कौन? वो कंपनी जो शेयर इश्यू करने जा रही है, उसकी क्या हेल्प करते हैं? उसके लिए ऑफर डॉक्यूमेंट बनाना। ऑफर डॉक्यूमेंट क्या होता है? ऑफर डॉक्यूमेंट में कंपनी लिखती है कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी को कैपिटल चाहिए, कितनी कैपिटल चाहिए, कंपनी के प्रमोटर्स कौन है, कंपनी का विजन और मिशन क्या है, कंपनी की एक्टिविटीज क्या रहेंगी। तो इस तरह से मर्चेंट बैंकर्स शेयर इशू करने के लिए ऑफर डॉक्यूमेंट बनाते हैं और इशू से रिलेटेड सारे कार्यों को करते हैं। तो इस तरह से मर्चेंट बैंकर एक तरह से इश्यूअर कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में मिडलमैन का कार्य करते हैं। सेकंड, अगर हम बात करते हैं
अंडरराइटर्स की। अंडरराइटर्स अंडरराइटिंग करते हैं। अंडरराइटिंग क्या चीज है? अंडरराइटर्स एक कमिटमेंट करते हैं कि वो स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स या स्टॉक एक स्पेसिफिक प्राइस पर बाय करेंगे। मतलब क्या हुआ? जब कंपनी शेयर इशू करती है तो उसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बिना शेयर इशू नहीं कर सकती। अगर कंपनी का शेयर फुल्ली सब्सक्राइब ना हो और मिनिमम सब्सक्रिप्शन से कम पैसा आए तो कंपनी को वो सारा मनी रिफंड करना पड़ता है। कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती। इसलिए कंपनी अंडरराइटर्स का सहारा लेती है। अंडरराइटर्स ये कमिटमेंट करते हैं कि अगर सब्सक्रिप्शन मनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन से कम आएगा तो अंडरराइटर्स उस गैप के जितने भी शेयर्स होंगे उस नंबर को एक स्पेसिफिक प्राइस पे बाय करेंगे। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन से ज्यादा मनी आ जाता है या इशू फुली सब्सक्राइब हो जाता है तो अंडरराइटर को ये काम नहीं करना पड़ता। इसके बदले में वो एक फीस चार्ज करते हैं जिसे कहा जाता है अंडरराइटिंग कमीशन। थर्ड प्लेयर की अगर हम बात करते हैं, ये है रजिस्ट्रार टू इशू। रजिस्ट्रार टू इशू जो है वो इशू से रिलेटेड कार्यों को करता है। एप्लीकेशन रिसीव करता है, अलॉटमेंट का प्रोसेस डिटरमिन करता है, अलॉटमेंट का पूरा रिकॉर्ड रखता है, शेयर होल्डर्स का पूरा रिकॉर्ड रखता है, शेयर होल्डर्स की मीटिंग्स को कन्वीन करता है। नेक्स्ट हमारे पास है बैंकर टू एन इशू। बैंकर टू एन इशू एक बैंक होता है, ये यूजुअली सेबी के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। ये वो बैंक होता है जिसकी रेपुटेशन अच्छी है। ये इन्वेस्टर से पैसा लेता है, एप्लीकेशन मनी, और जब अलॉटमेंट हो जाती है उसके बाद जो एक्सेस मनी है उसे इन्वेस्टर के अकाउंट में रिफंड करता है। या जिन इन्वेस्टर्स को शेयर्स नहीं मिले हैं, शेयर्स अलॉट नहीं हुए हैं, उनका पैसा भी रिफंड किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डिवेंचर ट्रस्टी। ये एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसा एंटिटी जो डिवेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करता है। जब कोई कंपनी डिवेंचर इशू करती है और उसका रिडम्पशन पीरियड 18 महीने से ज्यादा है तो कंपनी के लिए डिवेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना मैंडेट है, जरूरी है। नेक्स्ट प्लेयर हमारे पास है ब्रोकर टू इशू। ब्रोकर टू इशू एक ब्रोकर जो कि इश्यू ऑफ शेयर से रिलेटेड प्रोसेस को करते हैं। ये इश्यूअर कंपनी और प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर को मिलाते हैं। ये एक तरह से मिडलमैन का काम करते हैं। और लास्ट में हमारे पास है पोर्टफोलियो कंसल्टेंट। पोर्टफोलियो कंसल्टेंट इन्वेस्टर की कंसल्टेंसी के लिए है। इन्वेस्टर को कब कितना पैसा किस कंपनी में लगाना चाहिए ये उसके बारे में सलाह देते हैं। तो इस तरह से ये प्लेयर्स जो हैं प्राइमरी मार्केट में एक्टिव हैं। अब हमारे पास है मेथड्स ऑफ इशू ऑफ न्यू सिक्योरिटीज एट प्राइमरी मार्केट। जब कोई कंपनी नई सिक्योरिटीज को इशू करने जा रही है तो वो नीचे लिखे हुए मेथड में से कोई भी मेथड अडॉप्ट करके शेयर्स को इशू कर सकती है, जैसे कि पब्लिक इशू, राइट इशू, बोनस इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, ऑफर फॉर सेल, composite issue, implied stock option, electronic initial public issue, popularly known as EIPOs। आज की प्रेजेंटेशन में हम पहले 4 मेथड्स करेंगे। पब्लिक ऑफर, जिसके नीचे आती हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, राइट इश्यू, बोनस इश्यू, और फोर्थ वन इज प्राइवेट प्लेसमेंट।
इनिशियल पब्लिक ऑफर, शेयर इशू करने का सबसे पुराना तरीका। कंपनी डायरेक्टली पब्लिक को शेयर इशू करती है, कंपनी को शेयर ऑफर करती है। क्यों करती है कंपनी ऐसा? क्योंकि कंपनी को एडिशनल फंड की जरूरत है, बिजनेस को एक्सपेंड करना है, प्रमोटर्स के पास सफिशिएंट मनी नहीं है, इस वजह से कंपनी पब्लिक को शेयर ऑफर करती है कि ताकि कंपनी के पास ज्यादा कैपिटल आ सके। इन्वेस्टर भी शेयर में मनी को इन्वेस्ट करना चाहता है। क्यों इन्वेस्ट करना चाहता है? क्योंकि उसके पास लिक्विडिटी ज्यादा है। देखिए लिक्विडिटी से क्या मतलब है। अगर एज एन इन्वेस्टर एक व्यक्ति एक एफडी कराता है, मान लीजिए उसने 2 साल की एफडी कराई, तो उसका पैसा 2 साल के लिए ब्लॉक हो गया और उसे उस पर रिटर्न भी फिक्स मिलेगी। लेकिन अगर वो शेयर में पैसा इन्वेस्ट करता है, शेयर में अप्लाई किया, शेयर उसे अलॉट हो गए, तो वो शेयर एक और मार्केट जिसका नाम है सेकेंडरी मार्केट, जिसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स में बात करेंगे। सेकेंडरी मार्केट में उन शेयर को बेच सकता है जब चाहे, 1 महीने के बाद, 5 महीने के बाद, 2 साल के बाद, या 10 साल भी वो उसे होल्ड कर सकता है। तो इस तरह से लिक्विडिटी रहती है शेयर होल्डर के पास। जब कोई कंपनी पब्लिक ऑफर कर रही है तो उसकी कॉरपोरेट इमेज भी इंप्रूव होती है। वही कंपनी पब्लिक को शेयर इश्यू कर सकती है जिसकी रेपुटेशन अच्छी है। अब जब कंपनी शेयर इश्यू करती है तो 2 एस्पेक्ट से शेयर इश्यू कर सकती है, 2 प्राइसिंग पे शेयर इश्यू करती है। वन इज फिक्स प्राइस इश्यू। फिक्स प्राइस इश्यू में कंपनी ऑफर डॉक्यूमेंट में इश्यू प्राइस पहले ही मेंशन कर देती है कि शेयर इस प्राइस पर इश्यू किए जाएंगे। सेकेंड इज बुक बिल्ट इश्यू। इसमें कंपनी एक प्राइस फिक्स नहीं करती, लेकिन प्राइस लेवल्स दे देती है जो कि डिमांड और सप्लाई को मैच करते हुए बाद में प्राइस डिटरमिन की जाती है। तो फिक्स प्राइस में जब कंपनी शेयर इशू करती है, कंपनी उन शेयर्स को फेस वैल्यू पे भी इशू कर सकती है, प्रीमियम वैल्यू पे भी इशू कर सकती है और एट डिस्काउंट भी इशू कर सकती है। ये मेथड्स हैं शेयर इशू करने के, प्राइसिंग ऑफ शेयर के, एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। एट पार और फेस वैल्यू मतलब कि अगर शेयर की वैल्यू 10 रुपए है तो कंपनी उस शेयर को 10 रुपए में ही इश्यू करती है। एट प्रीमियम, अगर कंपनी की रेपुटेशन बहुत अच्छी है तो कंपनी उस शेयर पे प्रीमियम भी चार्ज कर सकती है। जैसे कि शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए, कंपनी उसके ऊपर 5 रुपए प्रीमियम चार्ज कर रही है, तो कंपनी की प्राइसिंग क्या हो गई? 15 रुपए, राइट? तो इसे कहा जाता है प्रीमियम। एट डिस्काउंट, कई बार कंपनी डिस्काउंट पर भी शेयर इश्यू करती है। जैसे कि 10 रुपए का शेयर, उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए और कंपनी ने 1 रुपया डिस्काउंट दिया और 9 रुपए पे कंपनी ने शेयर इश्यू कर दिया। तो फिक्स प्राइसिंग में कंपनी इस तरह से प्राइस को पहले ही ऑफर डॉक्यूमेंट में फिक्स करके फिर शेयर को इश्यू करती है। ये प्राइस फिक्स कंपनी कैसे करती है? कंपनी कंसल्ट करती है मर्चेंट बैंकर से। हमने प्लेयर्स में पढ़ा था सबसे पहले मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर मार्केट का सिनेरियो देखते हुए प्राइसिंग के डिसाइड करता है। मार्केट सिनेरियो मीन्स व्हाट? मार्केट में बूम है, स्टॉक मार्केट अप है, स्टॉक मार्केट डाउन है, उस तरह से मर्चेंट बैंकर इश्यूर कंपनी को यह सलाह देता है कि ये शेयर इस प्राइस पर इश्यू किए जा सकते हैं। उसके बाद कंपनी एक ऑफर डॉक्यूमेंट बनाती है जिसमें कंपनी पूरा डिस्क्लोज करती है क्या क्या पैरामीटर्स लिए गए हैं,
कौन से मर्चेंट बैंकर्स हैं, कौन लीड मैनेजर होंगे, मनी की ज़रूरत किस लिए है, और किस तरह से हमने प्राइस को डिटरमिन किया है। कुछ पैरामीटर्स भी कंपनी बताती है, पैरामीटर्स जिनके बेसिस पर प्राइस को डिटरमिन किया गया है, जैसे कि अर्निंग पर शेयर, ईपीएस, पीई, प्राइस अर्निंग, देन रिटर्न ऑन नेटवर्थ। रिटर्न ऑन नेटवर्थ मतलब कि कितना पैसा लगाया हुआ है और उस पर कितनी इन्वेस्ट आएगी, कितना रिटर्न आएगा। और इसके साथ साथ कंपनी अपने पीयर ग्रुप कंपनीज मतलब कॉम्पिटिटर्स, उन्होंने क्या पैरामीटर्स लिए हुए हैं उनको डिस्कस करते हुए प्राइस को फिक्स करती है। तो ये तो था कि जब कंपनी ने प्राइस को फिक्स किया हुआ है, कंपनी ने 10 रुपए का शेयर कहा तो 10 में मिल गया, 15 का कहा तो 15 में। इन्वेस्टर को एक्सेप्ट है तो अप्लाई करेगा, अगर एक्सेप्ट नहीं है तो अप्लाई नहीं करेगा। सेकंड आईपीओ में जो मेथड है दैट इज बुक बिल्डिंग। फिक्स प्राइस में कंपनी को कई बार ये लगता है कि जब वो प्राइस फिक्स कर रही है कहीं वो प्राइस बहुत ज्यादा या बहुत कम तो नहीं है। अगर प्राइस बहुत कम है इशू ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा और कंपनी को इसमें लॉस है। लॉस कैसे? कंपनी को वैसे कोई लॉस नहीं है, शेयर इशू सब्सक्राइब हो गया, मनी आ गया, लेकिन वो कंपनी जो 10 रुपए का शेयर इशू कर रही है उसके माइंड में ये आता है कि अगर मैं 15 का इशू करती तो मुझे उतने पैसे भी मिल जाने थे। तो इसलिए अगर प्राइस कम पे किया तो उसे नुकसान हो रहा है। ऑन द अदर साइड अगर कंपनी ने प्राइस ज्यादा रख दिया और शेयर सब्सक्राइब ना हुआ, मिनिमम सब्सक्रिप्शन से कम हुआ, इसके कारण कंपनी का रेपुटेशन भी इफेक्ट होता है और कंपनी शेयर को इश्यू भी नहीं कर पाती। उसके लिए कंपनी ने एक बीच का रास्ता निकाला जिसे कहा जाता है बुक बिल्डिंग। इसमें कंपनी क्या करती है, प्राइस फिक्स नहीं करती, उसकी जगह एक बैंड दे देती है, जैसे कि 100 रुपए से 120। इसका मतलब कि आपने शेयर इन्वेस्ट करने हैं, आपकी इच्छा है, आप लिखिए कि आपको इतने शेयर 100 रुपए पे चाहिए, या 100 से 120 के बीच में आप कोई भी प्राइसिंग पे अपना नंबर दे सकते हो कि मैं इतने शेयर इतनी प्राइस पे खरीदने को तैयार हूं। इन्वेस्टर अप्लाई करते हैं, कंपनी के पास एप्लीकेशंस आ जाती हैं, कंपनी देखती है कि डिमांड और सप्लाई अगर जहां पे पूरा हो रहा है, जहां पे शेयर फुल्ली सब्सक्राइब हो रहे हैं, कंपनी उस प्राइस पर शेयर इशू कर देती है। सो इस तरह से बुक बिल्डिंग जो है एक तरह से इफेक्टिव प्राइस डिस्कवरी मेथड है। अब हम बुक बिल्डिंग के मेथड को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कंपनी ने 1000 शेयर इशू करने हैं, वही प्राइस बैंड है 100 रुपए से 120 रुपए के बीच में। एप्लीकेंट्स ने 400 शेयर के लिए 100 रुपए का प्राइस रखा, 300 शेयर के लिए 105 का, 400 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है 110 रुपए के लिए और 500 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है 115 में और 100 शेयर की एप्लीकेशन आई है 120 में। अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी ने 1000 शेयर इशू करने हैं, कंपनी हाईएस्ट प्राइस से लेगी, जैसे कि लास्ट के 100 शेयर 120 पे हैं, 100 शेयर कंपनी ये लेगी, 500 कंपनी ने ये लिए और 400 शेयर कंपनी ने ये वाले उठाए जो कि 110 रुपए की प्राइस के हैं। यहां पर आकर हो गया ये टोटल 1000। तो कंपनी 1000 शेयर्स
110 रुपए पे इश्यू करेगी। सो इस तरह से दिस इज द बेनिफिट ऑफ बुक बिल्डिंग। अगर कंपनी 100 रुपए पे इश्यू करती तो 400 प्लस 300 प्लस 400 प्लस 500 प्लस 100, 1700 शेयर्स मिल जाते कंपनी को, लेकिन कंपनी ने तो 1000 शेयर इश्यू करने थे। और अगर कंपनी 120 रुपए पे शेयर इश्यू करती तो सिर्फ 100 शेयर ही मिलने थे। अब कंपनी ने डिमांड और सप्लाई को मैच किया और कंपनी 1000 शेयर 110 रुपए की प्राइस पे इश्यू करेगी। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बुक बिल्डिंग प्रोसेस। जब कंपनी ने एक बार शेयर इश्यू कर दिए, उसके बाद दोबारा अगर कंपनी एडिशनल शेयर चाहिए, एडिशनल कैपिटल चाहिए, तो कंपनी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर भी निकाल सकती है, या इसे फर्दर पब्लिक ऑफर भी कहा जाता है। तो ये सप्लीमेंट्री इश्यू होते हैं, कंपनी एडिशनल कैपिटल के लिए शेयर्स को इश्यू कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास है राइट इश्यू। राइट इश्यू क्या चीज है? इट इज एडिशनल इक्विटी to existing shareholders of the company, which is issued on the basis of their existing shareholder. जब कंपनी को एडिशनल इक्विटी चाहिए तो कंपनी नए इन्वेस्टर के पास नहीं जाती, कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास जाती है और उन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर्स इश्यू कर देती है। और ऐसी सब्सक्रिप्शन नए शेयर होल्डर के लिए ओपन नहीं होती है। इसे कहा जाता है राइट इश्यू। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का राइट है कि उनका उस कंपनी पर कंट्रोल बना रहे, तो कंपनी उन्हें राइट इश्यू देती है। अब ये जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, ये उनके लिए मैंडेट नहीं है कि उन्हें राइट इश्यू लेना ही लेना है। उनकी इच्छा है वो शेयर खरीद सकते हैं। जब वो शेयर खरीदते हैं तो इसे कहा जाता है एक्सरसाइज द राइट। और वो अगर शेयर नहीं खरीदते, छोड़ना चाहते हैं, तो वो छोड़ सकते हैं, जिसे कहा जाता है रिनंसिएशन ऑफ राइट, राइट को छोड़ना। तीसरा, अगर उन्हें लगता है कि मैंने तो नहीं खरीदना, पर मैं किसी अपने साथी को कह देता हूं कि वो शेयर खरीद लेगा, उसे कहा जाता है सेलिंग द राइट। तो इस तरह से राइट इशू जो है वो किया जाता है। उसके बाद थर्ड मेथड है बोनस इश्यू। जब कंपनी के पास बहुत ज्यादा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं तो कंपनी क्या करती है? कंपनी उन प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करती है। उसके लिए कंपनी बोनस शेयर इश्यू करती है। बोनस शेयर इज अ शेयर which is issued to the existing shareholder but free of cost. कंपनी कोई पैसा चार्ज नहीं करती, कंपनी 0 प्राइस पे शेयर्स को इश्यू करती है, उसे बोनस इश्यू कहा जाता है। नेक्स्ट मेथड है प्राइवेट प्लेसमेंट। इसे नॉन पब्लिक ऑफरिंग भी कहा जाता है। इसमें कंपनी पब्लिक को शेयर इश्यू नहीं करती, उसकी जगह कंपनी कुछ इन्वेस्टर्स को या इंस्टीट्यूशंस को सिलेक्ट कर लेती है। कंपनी उन्हें अपनी प्रपोजल दिखाती है, अपने बारे में बताती है, अपने ऑब्जेक्टिव्स बताती है और कंपनी उनको शेयर इश्यू करती है। ये इन्वेस्टर्स या इंस्टीट्यूशंस, ये बैंक्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, ये कंपनीज भी हो सकती हैं, या वेल्दी इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी इसमें मनी इन्वेस्ट करते हैं, या इसमें इंश्योरेंस कंपनीज भी होती हैं।
कंपनी पब्लिक को ना चाहकर उसकी जगह कंपनी एक स्मॉल ग्रुप को मोटिवेट करती है कि वो इसमें इन्वेस्ट करें। इस वजह से कंपनी को इसमें प्रोस्पेक्टस भी इशू नहीं करना पड़ता। अब प्राइवेट प्लेसमेंट के क्या फायदे हैं? ये लॉन्ग टर्म एडवांटेज है। कंपनी को मनी जो है वो लंबे समय के लिए मिल जाता है। इसके अपोजिट अगर कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो कंपनी को अगर 18 महीने से ज़्यादा डिबेंचर चाहिए तो एक ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा मिल जाता है क्योंकि वो स्मॉल ग्रुप उस कंपनी के बारे में जानता है। लेस एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम। प्राइवेट प्लेसमेंट में मनी जनरेट करने में टाइम कम लगता है। क्यों? कंपनी को पब्लिक ऑफर की फॉर्मेलिटीज को पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि ऑफर डॉक्यूमेंट बनाना, प्रोस्पेक्टस इशू करना, लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करना। प्राइवेट प्लेसमेंट में ये चीज़ें कम हैं। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड रेजिंग। कंपनी इसमें डाइवर्सिफिकेशन कर सकती है, डिफरेंट इन्वेस्टर से डिफरेंट टर्म्स पर मनी को ले सकती है। लेसर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, जैसे कि ऊपर बताया ही है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस प्राइवेट प्लेसमेंट में पब्लिक ऑफर के कंपैरिजन में कम हैं, तो लीगल रिक्वायरमेंट्स कम हैं और कंपनी अक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स को शेयर्स जो है वो बेच देती है। सो दिस इज अबाउट प्राइमरी मार्केट, एक ऐसी मार्केट जो फंड्स को मोबिलाइज करती है, इन्वेस्टर्स जो हैं मनी को इन्वेस्ट करते हैं। आज हमने 4 मेथड पढ़े: इनिशियल पब्लिक ऑफर, राइट इशू, बोनस इशू एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। थैंक यू वेरी मच।